जो ये कहेंगे हिंदू राष्ट्र होगा। ये देश हमारा है, हमारे, मैंने आपको क्या बोला कि आजादी के टाइम कहाँ थे ये लोग तो 3% है ना, बोरी बिस्तर बांधो 3%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे दाद बाबा के खून पसीने से सींचा हुआ भारत है ये। उन्होंने सिर कटवाए आजादी के दौर। नमस्कार दोस्तों। अब जैसा कि अभी इन मैडम ने कहा कि 3% लोगों को कहा कि 3% लोगों को टारगेट इन्होंने किया, और अक्सर इन जैसे लोगों का वो रहता है ना कि कभी 3 को करेंगे, कभी 15 को करेंगे, क्योंकि रियलिटी में मुकाबला तो कोई कर ही नहीं पाते 3% का या फिर 15% का। मेरिट के बेसिस पे कभी ये बात ही नहीं कर पाते। तो अब जैसे मान लो कि अगर एस जयशंकर है, मिनिस्टर है, फॉरेन अफेयर का वर्क संभाल रहे, तो अब उनके मुकाबले में ये अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं कर पाएंगे। तो अब ये क्या करेंगे, उसमें अब ये जातिवाद को बीच में लेकर आ जाएंगे। अब सबसे पहले तो इन्होंने टारगेट किया हिंदुओं को, हिंदू राष्ट्र को। और ये अब मैं उस पर नहीं जाऊं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, ये एक अलग डिबेट है, और जो जिनका ये अधिकार बनता है उन्हें ये डिबेट करने दो, इस पे नहीं जाऊंगा। लेकिन अब इन्होंने जिस तरीके से इस बात का विरोध किया है ना, तो उसको काउंटर करना कहीं ना कहीं बनता है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू का मतलब क्या है। पुराने समय में जो पर्शियन थे उनको हिंदू शब्द प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती, मतलब सिंधु शब्द प्रोनाउंस करने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी, तो वो सिंधु को हिंदू कहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अब उससे सिंधु से क्या बना, हिंदू। तो अब वहां के सिंधु के आस पड़ोस रहने वाले लोगों को भी हिंदू कहा जाने लगा उनके द्वारा। अब उसका एक अब जैसे जो सिंधु नदी के उस पार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान में ही कह लो, हिंदू कुश माउंटेन है, तो वो वहां उस पर्वत तक के लोगों को हिंदू कहा जाता था एक उस समय पे। अब उसके बाद मुस्लिम्स आए, तो उन्होंने कहा कि हम आपस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो उन्होंने अपने आप को यहाँ पर मुस्लिम कहा और हम लोगों को हिंदू ही कहा। वैसे वास्तव में देखा जाए तो अफगान अफगान होते हैं, पश्तून है, बलूच है, बांग्लादेशी, ऐसे भारतीय, हिंदू, ये शब्द एक ही है। अब इन सब को, अब दूसरी बात, अगर हिंदू राष्ट्र मतलब यहाँ पर उनका कॉन्टेक्स्ट था कि सनातन धर्म को लेकर। अब सनातन धर्म की बात कर ले। अब सनातन धर्म कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, मतलब सारा विश्व हमारा एक परिवार है, सब लोग, सारा विश्व परिवार है। तो अब उसमें हिंदू भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे, सारे धर्म, सारे पंथ, सब कोई, सब जाति, सब ग्रुप उसमें आ ही जाएंगे, और यहाँ तक सभी जीव जंतु सब लोग आ जाएंगे। तो उससे कहाँ प्रॉब्लम हो गई इनको। अब ज्ञान वाली बात है। अब ठीक है यार, मतलब तुम अगर क्रिटिसाइज करना है तो तुम आप अपनी पूरा इंडिपेंडेंट हो, आराम से करो, लेकिन अपनी लेवल में तो रह के करो, मतलब रियलिटी में अपनी औकात में रह के तो वर्ड क्रिटिसाइज करो। इस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट करना, उसकी तरफ, चलो ठीक है तुमने ब्राह्मण शब्द का यूज नहीं किया, लेकिन 3% या 4% तुम कहोगे तो वो किसको टारगेट किया जा रहा है वो भी तो समझ लिया करो। अगर वो 3% तुम्हें इतने ही बुरे लगते थे, तो एक बात मैं कह रहा हूं ना कि इन 3% को निकाल दो, 10 क्रांतिकारियों के नाम बताओ जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया हो, या उसके बाद लिया हो, या फिर बहुत मास लेवल पे मूवमेंट चलाया हो, या कोई ऐसा कार्य किया हो। आजादी के बाद से ज्यादातर मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, अधिकारी, न्यायाधीश, या फिर मतलब जो आजादी के बाद 10-20 साल तक ये 3% वाले ही थे। एक कंट्री को जब आजादी के 47 के बाद दिशा देने के काम किया था, 3% वालों ने किया था। एक पाकिस्तान था, दूसरा भारत था। उनको दिशा देने वाले कौन थे, इनको दिशा देने वाले कौन थे, उसका भी एक रिजल्ट पता है। अब यहाँ पर जब आपको एक इंटेलेक्चुअल को खुश करना है ना, जब किसी विद्वान को तुम्हें खुश करना है, तो अपनी बुद्धिमत्ता दिखानी पड़ेगी। अब वो तुम नहीं दिखा पाओगे, तो फिर क्या कि सामने वाले को गालियां दे दो कि सामने वाले को तुम खुश नहीं कर सकते। एक बार अपने आप को प्रूव करके तो देखो, उनके सामने खड़े होकर तो देखो, बात कर करके देखो, डिबेट करके तो देखो, ये तर्क करके देखो। वो तर्क मत करो,
अब 3% को तुमने टारगेट कर दिया कि 3%, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी इसी 3% से, सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर इसी 3% से थे, या फिर 15% से थे अगर देखा जाए तो। और दूसरी जो भीमा कोरेगांव की तुम्हारी भाई बंधु जो कहानियां सुनाते हैं ना, भीमा कोरेगांव वाली, तो वो वाली कहानियां सबको पता है, 500 वर्सेस 28,000 की। अब ये 500 लोग कौन थे? अंग्रेजों के साथ तरफ से लड़ रहे थे। वो 28,000 का आंकड़ा बताया जाता है, वास्तव में वो 28,000 का आंकड़ा नहीं था, 2,000 सैनिकों का आंकड़ा था। 28,000 की सेना पीछे खड़ी हुई थी, उसमें से 2,000 सैनिक लड़ने के लिए गए थे। वो किसकी तरफ से लड़े? मराठा साम्राज्य की तरफ से लड़े थे। मराठा साम्राज्य क्यों लड़ रहा था? हिंदवी स्वराज के लिए, हिंदू स्वराज के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ रहा था। तो पहले थोड़ा सेंस तो रखो, कुछ करो तो तुम्हें मौका मिलेगा। बौखलाए हुए घूमना चालू कर दिए कि ये ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने वो कर दिया। कुछ अपने आप ब्राह्मणों में क्या फिर कमजोर लोग नहीं है? ब्राह्मणों में ऐसे ऐसे लोग हैं, उन्हें रोजगार भी नहीं है, या फिर बहुत सी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, बहुत बुरी स्थिति में वो लोग रह रहे हैं। तो हर स्थिति का ग्रुप हर ग्रुप में बैठा हुआ है। अगर किसी कंट्री में अगर इंटेलेक्चुअल की संख्या है तो वो कंट्री के लिए एक पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात नहीं है। अब ये नेगेटिव फैलाना चालू कर दिया। अब सोच के देखो ना, मजाक तब लगता है। एक बार का न्यूज़पेपर था, उसमें मैंने पढ़ा आर्टिकल, उसमें लिखा हुआ था कि शायद दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली से ही रिलेटेड कोई विद्यालय था, उसमें पीएचडी के एडमिशन होने थे। उसमें शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट 0 नंबर पे उठी थी। अब सोच के देखो, यानी कि नर्सरी का बच्चा अगर उसे एग्जाम में बैठता, उसे परमिशन मिलती है एग्जाम में बैठने का, तो वो पीएचडी करना स्टार्ट कर देता। फिर वो थीसिस लिखता, वो पेपर जारी करता। फिर वो सोचो ना कि एक सीट कैसे बर्बाद की जाती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले जो स्टूडेंट हैं, मतलब मैं इनके अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी, कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक कंट्री के अंदर लिमिटेड संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। अब मान लो कि आईआईटी में आपने 60% सीट रिजर्व कर ली, इफेक्ट उतना नहीं पड़ता है, कुछ लोगों का लाभ भी मिलता है, मतलब बहुत अच्छा वो लोग कर जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम वो 60% सीट हम वेस्ट कर देते हैं। मतलब हमारे पास संसाधनों की कमी है, उसमें से भी हमने 50% से भी ज्यादा सीट को वेस्ट कर दिया। अगर हम किसी मेधावी छात्र को वो सीट देते ना, या फिर आईआईटी की, एनआईटी की, एम्स की, तो कहीं ना कहीं वो लौट के रिटर्न हमें ही मिलना था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से सुसाइड करते वहां पे, क्योंकि आरक्षण में तो एडमिशन मिल गया, लेकिन फिर पासिंग मार्क्स में एडमिशन नहीं मिल रहा। फिर उसमें ये लोग मनुवाद और ब्राह्मणवाद को क्रिटिसाइज करना चालू कर दे। पहले यार तुम, मतलब इन मैडम से यही कहूंगा कि यार तुम अपनी थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लो। कब तक दूसरों के कंधों पे रख के गोलियां चलाओगी? कब तक दूसरों को क्रिटिसाइज करोगी? एटलीस्ट कुछ खुद तो करके बताओ ना। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि नहीं, तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो, मेरे जैसे हजारों लोगों से ज्यादा काबिल हो, लेकिन तुम जिस पोजीशन के लिए टारगेट कर रही हो अपने लिए, जहां तुम जगह बनाना चाह रही हो, तो कम से कम उनसे मुकाबला तो करो। कब तक ये जाति की चादर ओढ़कर यहाँ रोड पे चलना चालू करोगे? थोड़ी बहुत काबिलियत तो लेकर आओ अपने अंदर में, कि वो 5,000 साल पहले पानी नहीं पीने दिया था इसलिए हमारा दिमाग काम नहीं करता। 5,000 साल पहले, अगर 5,000 साल से पानी नहीं पीने दिया था, तो आज तक प्यासे ही हो। 5,000 साल पहले पानी नहीं मिला था, तो मतलब जिंदा कैसे हो बिना पानी के? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बात होगी कि दुनिया में लिखना चाहिए कि ऐसे ऐसे इन्होंने, श्रीमान जी ने या फिर मैडम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इनकी पीढ़ियों ने 5,000 साल तक पानी बिल्कुल भी नहीं पिया था। तो थोड़ी नमूनों वाली हरकतें बंद करो। अपना जो तुम्हारा है, मतलब जैसे भी है वो फॉलो करना, ट्रैक चालू करो, प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो, नेचुरल रहने का वर्क करो, और ये जातिवाद को थोड़ा साइड में रख दो। ये तुम्हारा पर्सनल अफेयर होना चाहिए। कास्ट, रिलीजन, कल्चर, ये सब ये कंट्री का अफेयर थोड़े ना होगा कि तुम मतलब कास्ट लेकर चले जाओ। यार कुछ नहीं कर पा रहे हम छोटी जाति के, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, रोना चालू कर दिया। इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। कि मतलब क्या करोगे कि इससे तुम मतलब अब
ओलंपिक में तो ये कास्ट वाला कल्चर ही नहीं होगा, रिजर्वेशन वाला, कि मतलब मेडल मिल रहा है कि रनिंग, तुम अगर मुकाबला कर सकते हो तो दौड़ो, नहीं फिर मत दौड़ो। जब तक लाभ मिल रहा है इनका तब तक लो और सामने आओ। अब देख लो ना, मतलब सारी सवर्ण जातियों वाले नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, या फिर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, दोनों ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अब सोच के देख लो, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो उन्होंने खुद कहा है कि मतलब उनका परिवार या फिर कितनी समस्याओं से वो गुजरे हुए थे और कितनी परेशानियों उनको सामना करना पड़ी, कितनी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा था। उन्होंने खुद कहा था कि उनकी माँ को बर्तन मांजने पड़ते थे, उन्हें चाय बेचनी पड़ती थी। तो वो बंदा आज इतना काबिल हो गया है कि अच्छी अच्छी जनरल कैटेगरी वाले, अच्छे अच्छे ओबीसी, एससी, एसटी उसके सामने खड़े नहीं हो पा रहे, और ना कि इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में ग्रेट लीडर के रूप में वो अपनी पहचान बनाते हुए जा रहा है। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट से उस बंदे को देख रही है, उनको देख रही है। तो थोड़ा अपने आप में लेकर आओ। अब ये कब तक 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया, इसका रोना रोते रहोगे? स्लेवरी यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज में देख लो, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देख लो, अफ्रीका से लोगों को स्लेव बना बना के लेकर आते थे। क्या उनकी कंडीशन थी? सांकरों से गाय भैंस की तरह बंधे। आज तक मैंने उनको रोते हुए नहीं देखा है। और वो व्हाइट हाउस में भी बैठ चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं, बाराक ओबामा, या फिर ऐसे मतलब बहुत सी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे वो लोग पहुंच गए, लेकिन वो रोए नहीं है। उन्होंने संघर्ष किया, वो आगे निकले, और उन्होंने वोट की इस वजह से भीख नहीं मांगी कि हमारी स्किन का कलर तुम्हारी स्किन का कलर एक है। उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है, लोगों को विश्वास में लिया है, कॉन्फिडेंस में लिया है। और आज जो 3% को तुम टारगेट कर रही हो ना, वो 3% ही है दुनिया भर की कंपनियों में सीईओ। वो 3% या फिर 15% ही है जो फॉरेन रेमिटेंस भारत के लिए भेजता है। तो कहीं ना कहीं जीडीपी में इन 15% का बहुत बड़ा योगदान है। जिनकी सब्सिडी और जिनके पैसे पे तुम इतना ये घमंड करके इतरा का चालू कर रही हो ना, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और अंत में इतना ही कहूंगा कि ऐसे लोगों से तो मतलब थोड़ा दूरी बना के रखो, इनके बहकावे मत आओ। ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोगों के अंदर क्या कर रही है कि सिर्फ नफरत फैलाने का कार्य कर रही हैं। अब किया धरा इनका कुछ नहीं होता, मतलब इन जैसे लोगों का मतलब कुछ भी नहीं है। अब ये क्या कि अपनी सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब बिहार के अंदर ये समझ लो, बिहार के अंदर 1980 में यही तो हुआ था कि जाति के नाम पर इन वोट मांगे, जाति के नाम पर तुम्हारी जाति का मुख्यमंत्री तो बन गया, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाने वाले लोग, मतलब जो मुख्यमंत्री बने, जो लाभ के पद पे पहुंचे, उनकी स्थिति तो बहुत सुधर गई। उनको सामने कोई कंपटीशन देने वाला ही नहीं बचा, क्योंकि जाति के एंगल में तो तुम हार जाओगे ना। तो फिर अब लेकिन उसी जाति के सभी लोगों को दूसरे राज्यों में मजदूरी करनी पड़ रही है, मार खानी पड़ रही। 1980 के पहले का बिहार जो आईएएस आईपीएस क्रिएट करने में दुनिया में नंबर 1 था, मतलब इंडिया में नंबर 1 था, आईएएस आईपीएस दुनिया में नहीं, मतलब भारत में नंबर 1 था, वो आज की डेट में मजदूर क्रिएट करने में नंबर 1 हो गया है। और वो भी मजदूर अपने क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में। अगर ऐसा कोई भी जिला, कोई भी तहसील नहीं होगी जहां पर बिहार के मजदूर काम नहीं कर रहे होंगे। ये परिस्थिति इन लोगों ने बना दी है, जातिवादियों ने। तो कहीं ना कहीं अपना मेंटल थोड़ा दिमागी संतुलन सुधार के रखो, और इन ये जातिवादियों से जितना बच सकते हो उतना बचो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अंत में यही कहूंगा कि इनका कुछ नहीं है, इनका जाने वाला नहीं है। ये अपनी अपनी जगह बना लेंगे, पैसे ऐसे कुछ ना कुछ ऐंठ लेंगे और करप्शन करके, ताकि जो कुछ भी झेलना है हम लोगों को ही झेलना है, हम आम भारतीयों को ही झेलना है। ताकि इन लोगों से कृपया करके बचो और अपने देश को बचाओ। ये दीमक की तरह है, अंदर ही अंदर खोखला कर देंगे। इन्हें केवल देश दिख रहा है खजाने की तरह कि इसको लूटो, इसमें अपना हिस्सा लो, ये करो। अब सोचो, जातिवाद के चक्कर में हमें 4 मिनिस्टर नहीं मिलेंगे, एस जयशंकर नहीं मिलेंगे, नितिन गडकरी नहीं मिलेंगे, हाँ, उसके निर्मला सीतारमण नहीं मिलेंगी, और मतलब अश्विनी वैष्णव भी नहीं मिलेंगे। तो यार ये एक
इनका अपना नाम है, अपने फील्ड में इन्होंने इतना काम किया ना कि देख के लगता है यार कि प्राउड होता है कि हमारे मिनिस्टर भी ऐसे। अब सोच लो कि फिर मतलब बाद में यार ये मिनिस्टर बन जाए, वो कि छाती पीटे 5,000 साल से पानी नहीं पीने दिया था इसलिए हम काम नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का हमें विचार करने की बहुत आवश्यकता है।